अस्सलाम वालेकुम। नावल एडमायरर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल है यारम, जिसके राइटर हैं सुमेरा हमीद, और हम अपने नावल की तीसरी एपिसोड पढ़ रहे हैं। तो चलें बिला ताखीर हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। बहार की दुल्हन की शादी की तैयारियां इतने ज़ोरों शोर से जारी थी जैसे वो शाही ख़ानदान का आखिरी चश्मो चिराग हो। डिज़ाइनर्स, वेडिंग प्लानर्स और इनकी टीम घर में ऐसे आते जाते जैसे वो इसी घर में रहते हों, बस कुछ देर को घर से फिर चले जाते हों। मामा, आप इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रही हैं? तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम पे मज़ीद एहसान ना करूं? क्रिसमस पर तोहफ़े लेते भी तुम सबको शर्म आती है। अब तुम मुझे देना चाहते हो, कुछ लेना नहीं। ऐसा करके तुम सब लोग मुझे दूसरी औरत, दूसरी माँ होने का एहसास दिलाते हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरी आंखों का नूर और मेरी जिंदा रहने की कुव्वत भी तुम मुझसे फरमाइश नहीं करते क्योंकि मैं दूसरी औरत हूँ। वो खफा हो गई। शादी के दिन मुझे हाथी चाहिए, 10-12 तो ज़रूर ही हूँ। झील किनारे चहलकदमी करें। शार्लेट ने इनके गले में बाहें डाल दी। फरमाइशें शुरू हो गई। अगर तुम्हें हाथी चाहिए तो शादी श्रीलंका में करनी होगी या फिर अफ्रीका में। इन्हें हाथियों से अब भी मसला नहीं था। नहीं, मुझे तो मैनचेस्टर में ही हाथी चाहिए। अगर अब आपने मुझे और जज्बाती किया तो मैं सफ़ेद चीतों की भी फरमाइश कर सकती हूँ। आप ही मेरी आंखों का नूर और जिंदा रहने की कुव्वत है। तुम और जज्बाती हो सकती हो, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि तुम शादी करना चाहती हो या जंगल आबाद करके शिकार करना चाहती हो। मामा मेहर ने कह कहा लगाया। शार्लेट ने धड़ाधड़ इनका मुंह चूमना शुरू कर दिया। शादी से एक हफ्ता पहले जॉर्डन का खानदान अमेरिका और दूसरे मुल्कों से मैनचेस्टर में इकट्ठा हो गया और वो सब आर्जी रिहाइश गाह में रहने लगे। शार्लेट इनके इस्तकबाल के लिए गई और काफ़ी परेशान हाल वापस आई। जॉर्डन मामा मेहर के बुलाने पर अपने मामा पापा के साथ डिनर पर आया था। तमाम वक्त माहौल में तनाव रहा। इसकी मामा आसाब ताने सारा वक्त खामोश बैठी रहीं और पापा नशिस्त गाह में टंगी मशहूर पेंटिंग्स देखते रहे। खाने के नाम पर चंद निवाले खाए गए और जाने में जल्दी की गई। तुम्हें यकीन है जॉर्डन तुम्हें खुश रख सकेगा? इसकी माँ की आंखों में वाज़ेह हकारत थी। तुम्हारे लिए, अगर तुम इससे मोहब्बत नहीं करती तो छोड़ दो इसे। मैं नहीं चाहती दुनिया में कोई भी तुम्हें इन नजरों से देखे। लेडी मेहर की आंखें इस वक्त से नम सी थी। जॉर्डन मुख्तलिफ मिजाज का है मामा। वो कह न सके कि वो इससे मोहब्बत करती है। अब इसे छोड़ नहीं सकती, वो भी सिर्फ इसकी माँ की हकारत की वजह से। मोहब्बत करता है तुमसे, खाली खोली बर्ड तो नहीं मार रहा। मुझे यकीन है इसके जज्बे पर। आप ऐसे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये यकीन हमेशा कायम रहे। मैं दुआगो रहूंगी। लेडी मेहर ने साधना और अमरहा को जॉर्डन के घर भेजना चाहा। जॉर्डन के कुछ और रिश्तेदार भी आ चुके थे। वो चाहती थीं कि दोनों जाकर ज़रा जांच पड़ताल करके आएं कि जॉर्डन के बाकी अफराद, खास कर ख़वातीन, किस मिजाज से ताल्लुक़ रखती हैं, ताकि शादी के इंतज़ामात में वो इनकी पसंद के मुताबिक रद्द बदल कर दें। मीडिया को बुलाने का ख्याल तो इन्होंने दिल से ही निकाल दिया था। इतने नाजुक मिजाज लोग थे ना, न जाने किस बात से भड़क उठते। ये फरमाइश सुनते ही अमरहा और साधना का दम सा निकल गया। जॉर्डन की मामा की तनी हुई भवों को देख कर ही वो डर गई थी। कहाँ अब दूसरी खवातीन से मिलना? हम बहाना क्या करेंगे कि क्यों आए हैं? अमरहा घबरा गई। साधना, तुम कह देना मैं जॉर्डन को उपटन लगाने आई हूँ। मार्केट से थाल लेती जाना। बता देना शार्लेट मेरी छोटी बहन जैसी है। उपटन की रस्म करनी है। साधना का रंग उपटन जैसा पीला हो गया। अमरहा शलवार कमीज, साधना साड़ी में दुल्हा जॉर्डन को उपटन लगाने आ गई। तुम्हें फ़ोन करके आना चाहिए था। जॉर्डन घर पर नहीं है, जॉर्डन की मामा ने भवों की कमानों में तीर रखते हुए कहा। इस रस्म में बिना बताए आते हैं। अमरहा ने मुस्कुरा कर कहा। शुक्र है, ऐसी बातें गूगल नहीं हो सकती। वो दोनों 6 अदद खवातीन के नरगे में बैठी थी, कुछ इधर उधर टहल रही थी। अमरहा ने एक ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया था कि वो सब बहुत नाजुक मिजाज और जदीद फैशन के दिलदादा हैं। इन सब ने ऐसे मलबूसात और जेवरात पहन रखे थे कि अगर इनमें से सिर्फ एक खातून को उठाकर भाग लिया जाता और मार्केट में बेच दिया जाता तो सारी उम्र पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत न रहती। यह अमरहा के सामने बैठी जॉर्डन की आंटी का एक हाथ ही काट कर साथ ले जाया जाता तो बहुत होता, बल्कि बहुत ज़्यादा होता।
दिन रोशन था और वो सब किले नुमा इमारत के सामने दूर तक फैले लॉन में बैठे थे, जिनमें कई लंबे लंबे दरख्त भी थे। 2 मर्द और 3 लड़के दरख्तों से जरा आगे निशानबाजी का खेल खेल रहे थे और काफी हंगामा कर रहे थे। अमरहा और साधना को उठने की जल्दी थी कि कहीं दूल्हा जॉर्डन न आ जाए और इन्हें उपटन की रस्म करनी ही पड़े। लेकिन जॉर्डन की मामा ने चाय का ऑर्डर दिया था और ऑर्डर था कि आकर ही नहीं दे रहा था। आंटी जोलिया, अब आपकी बारी। निशानचियों के हजूम में से एक लड़का आया और बंदूक आगे की। मैंने मर्दों को हराना छोड़ दिया है राफेल। आंटी जोलिया जवाहरात से सजी उंगलियों को लहरा कर मुस्कुराई। इसी दौरान राफेल की नजरें साधना से होकर अमरहा पर आकर ठहर गई। ये कौन है? वो अमरहा को देखे जा रहा था। ये शार्लेट के घर से आई हैं, कोई हिंदुस्तानी रस्म करने। क्या रस्म हो गई? इसने बंदूक की नाल अमरहा के कंधे पर रख कर पूछा। अमरहा को इसकी जुर्रत पर हैरत हुई। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। हमें चलना चाहिए। साधना जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। चाय पी कर जाना। बैठ जाओ, तुम हिंदुस्तानी लोगों को नशिस्त व बर्खास्त के आदाब कब आएंगे? आंटी जोलिया की आवाज़ नापसंदीदगी जज्बे से पुर थी। अमरहा ने कंधे पे रखे बंदूक की नाल को हाथ से झटका। ये किन आदाब में से है? आंटी जोलिया का मुंह बन गया। राफेल मजे से अमरहा को देखता रहा। राफेल, तुम इन्हें ले जाओ, इनकी निशानेबाजी देखो। अंदाज इस्तेज़ाइया था लेकिन हतक से भरा। ओ हाँ, राफेल ने किस कदर कमीनगी से अपनी थोड़ी मसली। इन्हें तो गाना आता होगा या नाचना। ऐसे काम इनके मर्द करते हैं। ये तो मर्दों के पैर छूती हैं, सिर्फ झुक झुक कर। जॉर्डन की मामा कहकर देर तक हंसती रही। साधना जब्त से सुर्ख हो गई। अगर बात शार्लेट और लेडी मेहर की ना होती तो दोनों इतना जब्त बिल्कुल न करती। साधना खामोशी से दोबारा बैठ गई। दुनिया भर में बेहिस लोगों के अंदाज़ो अतवार एक जैसे होते हैं। वो हतक करके शर्मिंदा होते हैं, न खौफजदा। इन्हें दूसरों को गिराते रहने का मशगला महबूब होता है। वो सब इन दोनों को हिंदुस्तानी समझ रहे थे। राफेल ने बुलंद बांग कह कहा लगाया और साधना अपनी उंगलियां चटखाने लगी। अमरहा खड़ी हो गई और हाथ आगे किया कि बंदूक इसे दे दी जाए। हाँ, वो मुस्कुराया, यानी इसे चिढ़ाया। बंदूक इसके हाथ में ही थी। साधना अपनी जगह से गिरते गिरते बची। चलो जल्दी घर चले। वह इसके करीब जल्दी से उठ कर आई। रुको जरा। अमरहा राफेल के साथ चलने लगी। क्या पागलपन है? हिंदी में साधना चिल्लाई। आज ये पागलपन हो जाने दो। दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी हुनर या काबिलियत की बिना पर किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। दरख्तों से जरा इस तरफ 5 बनावटी खोखले कद्दू मुख्तलिफ फासलों पर रख दिए गए थे। एक से दूसरा दूर था, दूसरे से तीसरा और पहले से आखिरी। पहले राफेल ने निशाने लगाए और देखते ही देखते कद्दू हवा में मुंतशिर हो गए। 5वां निशाना चूक चुका था, फिर भी सब इसके लिए तालियां बजा रहे थे। यानी 5वां कद्दू जरा मुश्किल से ही मुंतशिर होता था। इसका फासला ज्यादा और निशाना जरा मुश्किल था। देखना तुम्हारी कलाई न टूट जाए। राफेल ने बंदूक इसके आगे की। वो सब इस्तेज़ाइया इन दोनों को देख रहे थे। यानी इनका ख्याल था कि वो सरासर जज्बाती हो रही है। नाच गाने के अलावा क्या आता होगा इन्हें भला। अमरहा ने बंदूक पकड़ी और पकड़कर ऐसे इसमें कारतूस भरा कि राफेल के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। अमरहा दादा जान के साथ बलोचिस्तान जाती रहती थी ना। दादा के इस दोस्त के घर में 3 लड़के और इसके हम उम्र 4 लड़कियां थीं। वो सब दिन रात यही निशाने लगाने का खेल खेला करते थे। दादा के दोस्त को शौक था सालाना मुकामी मुकाबले में इनके बेटे अव्वल आए, और वो आते भी थे। लड़के दिन रात मशक किया करते थे तो लड़कियां भी कर लेती, और जब अमरहा वहां जाती तो अमरहा भी यही खेल खेला करती थी। अमरहा की हम उम्र लड़कियां तो इतनी माहिर थी कि अपने भाइयों को हरा देती थी। बाईं आंख बंद करके, सांस को अंदर गुम करके, सिर्फ हदफ पर नजर रख के, आंख की पुतली को साकित रखकर अमरहा ने ट्रिगर दबा दिया और साधना ने अपना रुका हुआ सांस छोड़ा और दोनों आंखों को खोल कर देखा। दूसरा कद्दू पहले से ज्यादा फासले पर था, वो भी मुंतशिर हुआ। तीसरा, चौथा और 5वें की बारी आ गई। मुकाबला बराबर नहीं होना चाहिए। अब साधना ने इसके कान में सरगोशी की। मुकाबला बराबर नहीं होना चाहिए, इसने खुद से कहा। बलोचिस्तान में इसने जितनी भी मशक की हो वो एक माहिर निशानची नहीं थी।
कभी कभार वो लाहौर में पठानों से बंदूक लेकर गुब्बारों पर मशक करके अपना शौक पूरा कर लिया करती थी। इस निशाने का लग जाना किस्मत होता या मौजज़ा या तुक्का। जरताश ने कहा था, निशानेबाजी में फासला इतना अहम नहीं जितना इर्तिकाज। हदफ पर ऐसे नजर रखो जैसे पूरी दुनिया में एक ही हदफ बाकी है, इसके अलावा कुछ और नहीं। हथियार को अपने इर्तिकाज के हम आहंग करो और ट्रिगर दबा दो। और इसने ट्रिगर दबा दिया। फासला ज्यादा था, निशानची मशरकी था, मजमा खासिद और मुतकब्बर था और पांचवा कद्दू मुंतशिर। अमरहा ने बंदूक पर से दोनों हाथ छोड़ दिए। वो पटाख से गिरी। इसकी बला से बेकार हो जाए। अब सिर्फ मर्द हजरात और साधना ने तालियां बजाई। राफेल की शक्ल देखने के काबिल थी। इसके हम उम्र लड़के नजरों ही नजरों में इसका मजाक उड़ा रहे थे। वो दोनों वापस आ गईं और अपने पीछे सन्नाटा छोड़ आईं। ईंट का जवाब चमत्कार। साधना बहुत खुश थी। तुम आर्यान की फेवरेट आंटी हो। घर आकर उन्होंने निशाने वाली बात छुपाकर बाकी सब बता दिया था। अमरहा शायद वो निशाना ना लगाती अगर साधना काश यहाँ वीरा होती ना बड़बड़ाती। तुम सब यूनिट से अपने दोस्तों को बुला सकती हो। मेहर ने इन सब को इजाजत दी। अमरहा ने साई को बुलाया। वीरा ने किसी को भी नहीं। एन ओन चंद जापानी दोस्तों को और आलियान ने कारल को। तुम्हें किसने बताया कि कारल भी आ रहा है? कारल एक बोर्ड पुश्त पर लटकाए घूम रहा था कि जो इसे अपना बेहतरीन सूट देगा या लेकर देगा वो इसके चंद अहम काम कर देगा। तुम जानती हो ना इसके अहम कामों का मतलब। कोई भी इसकी नामाकूल हरकतों से खुश नहीं है। किसी से सूट नहीं मिलेगा इसे। किसी से? वेल, प्यारी डी क्वीन मैनचेस्टर टॉप बिजनेसमैन की बेटी इसे मिकलारेन में बिठाकर ले गई थी खरीदारी कराने। सुना है इसे अपने साबका बॉयफ्रेंड से कोई हिसाब बराबर कराना था। कारल से। शाने उचकाकर वीरा हंसने लगी। अमरहा हंस भी ना सकी। वो तो ये भी चाहती थी वीरा भी शादी पर ना हो, लेकिन इसके चाहने से कुछ ना हो सका और शादी का रोशन निखरा निखरा दिन सब समेत आप मौजूद हुआ। हिडन पार्क की तर्ज का पार्क था जहाँ शादी का इंतजाम था। घास का वुसत लिए फैला मैदान, झील थी, झील पर पुल था, पुल के इस तरफ घास के मैदान, लंबे लंबे दरख्त और फूल थे, कहीं कहीं पहाड़ों के टीले भी थे। पुल के इस तरफ सामने एक कदीम इमारत भी थी जिसके अंदर रात की पार्टी का इंतजाम था। पुल के इस तरफ सफ़ेद घोड़े चहलकदमी कर रहे थे और जा बजा फैले सवान थे जो आसमान से नाजिल होते दिन को ख्वाबनाक हो रहे थे। परियों की शहजादी मामा मेहर की बेटी की शादी थी। इन्हें यही सब चाहिए था। गुलाबी फूलों से सजे चबूतरे के पसे मंजर में झील, पुल, दरख्त, टली, सवान और घोड़े थे और चबूतरे के सामने दो अतराफ नशिस्ते। अमरहा ने गुलाबी चूड़ीदार पर सफेद कामदार दुपट्टा लिया था। वीरा और अनहोन शार्लेट के साथ थी। वो बाहर आ गई। मेहमान आ रहे थे और तकरीब शुरू होने में थोड़ा ही वक्त था। सफेद घोड़ों और स्वान को देखने के लिए वो फूलों से सजे पुल से झील की तरफ आ गई। इस तरफ धुंध, बहुत सी धुंध छोड़ी जा रही थी ताकि तकरीब के आगाज से पहले वो असली धुंध की शक्ल इख्तियार कर ले। अभी इसने पुल के इस तरफ पैर रखा ही था कि मशीन से मसनूई धुंध का एक रेला छोड़ा गया। पहले ही इतनी धुंध छोड़ी गई थी कि मजीद छोड़ दी गई। हाथ का पंखा बनाती वो धुंध को हटाने लगी कि इसका हाथ थप्पड़ की सूरत इंसानी खाल से टकराया। वो इंसानी खाल आलियान की थी। वो इसके ऐन सामने खड़ा था। इसके गाल से इसका हाथ छुआ था। अगर इनके दरमियान आने वाले इस पुल को खींचकर लंबा कर दिया जाए कि इस दौरान कुछ ये हुआ कि इसने आलियान को देखा, इसकी सर्द मेहर और दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों में से दो आंखों को देखा जिनको देखने के बाद ना देखने का रास्ता नहीं मिलता, जिनकी चकाचौंध भी मध्यम नहीं पड़ती, जो बीनाई रखने के अलावा भी कई कमालात रखती हैं, जिनसे मिलकर बिछड़ा नहीं जाता। फिर पेशानी पर गिरते इसके बिखरे बाल और इनके नीचे तनी भमों को, फिर चंद दिनों की बड़ी शेव को और फिर आलियान को, जिसके वजूद से शनासाई की झलक उभर कर मादूम हो चुकी थी, और इसके इर्द गिर्द फैली धुंध को, इस धुंध में धुंधले नजर आते दरख्तों, फूलों, सफेद घोड़ों और स्वान को। हाँ, वो एक शहजादा ही था बिलाशुबा, लेकिन वो सिंड्रेला नहीं थी। वो इसका जूता लेकर आया था, ना इसका हाथ पकड़कर घोड़े पर बिठाने आया। वो एक लम्हा था। वहाँ एक अमरहा थी, एक आलियान था, एक साहिर था, इसका सहर था।
और एक बाब मोहब्बत था जिसे पढ़कर बंद किया जा चुका था। जमीन पर बिखरती धुंध रक्स कना होने के लिए तैयार हुई और फिर झूम कर इनके करीब आ गई। अमरहा ने चाहा कि वो धुंध को दोनों हाथों में समेट कर इसकी आंखों में भर दे कि वो कहीं जाने का रास्ता ढूंढ ना पाए और वहीं खड़ा रहे। फिर क्या हर जगह कयामत भी आ जाए। ओह आई एम सॉरी, इसने माजरत की जबकि धुंध का शुक्रिया अदा किया। वो आगे बढ़ने लगा और इसके दुपट्टे में उलझकर गिर गया। धुंध में इसे इसका सफेद दुपट्टा कैसे नजर आ सकता था। उफ, मुझे फिर माफ कर दो। दुपट्टे का शुक्रिया जो इसने माफी मांगने का एक और मौका दिया। वो झंझला कर उठा और ऐसा करते इसके बाल पेशानी पर और बिखर गए और इस पर से नजरें हटाने के लिए इरादे मजबूत करने पड़े। तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो आलियान? दुपट्टा संभालने की बजाय इसने और फैला दिया ताकि वो फिर से गिर जाए। तुम इतना गुस्सा क्यों दिलाती हो? इसने गुस्से से कहकर आगे बढ़ना चाहा। सर्द मुल्क में रहकर तुम इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाते हो? वो जल्दी से इसके सामने आई। आलियान के पास कई जवाब होंगे लेकिन इसने इसे एक भी देना जरूरी नहीं समझा। अगर तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो और मुझे किसी सफेद घोड़े पर बिठा दो। चूड़ीदार पजामा, ऊंची हील, कानों में बूंदे पहने अमरहा घोड़े पर बैठने आई थी। अगर तुम घोड़े की लगाम पकड़ लो तो मुझे घोड़े से डर नहीं लगेगा। वो इसे बता रही थी कि इसका, आलियान का और घोड़े का एक साथ होना जरूरी है। की शक्ल बनाता, तासुफ से सर हिलाता वो फिर से आगे जाने लगा। चलो तुम घोड़े पर बैठ जाओ और मैं लगाम पकड़ लूंगी। अब खुश, चलो मुस्कुरा दो। वो फिर से इसके सामने आई जल्दी से। इन घोड़ों पर लगाम और ज़ेन नहीं है, इन्हें तुम्हारी सवारी के लिए यहाँ नहीं लाया गया। वो जवाब दिए बगैर रह न सका। अच्छा, ज़ेन और लगाम क्यों नहीं है? वो तुम घोड़ों से जाकर पूछ लो। चलो हम दोनों चलकर पूछ लेते हैं। वैसे भी मुझे घोड़ों की जुबान नहीं आती, तुम्हें तो इंसानों की जुबान भी नहीं आती, इसने गहरे अंदाज से कहा। इसकी आंखों की मांद पड़ती चमक से अमरहा अफसुर्दा हो गई। तुम पहले वाले आलियान क्यों नहीं बन जाते? तुम्हें खामोश रहना सीखना चाहिए वरना दूर रहना। तुम सिखा दो ये सब। तुम तो खुद उस्ताद हो अमरहा, जो सबक तुम देती हो कोई और नहीं दे सकता। हो सकता है मेरे पल्लू से ये सबक बांध दिए गए हों। मुझे ये सब जानने में दिलचस्पी नहीं। तुम्हें अपने बाल तराशने चाहिए थे। तुम्हारे बालों की नोकें तुम्हारी आंखों को परेशान कर रही हैं। गैर इरादी तौर पर इसने अपने बाल पेशानी से उठाए और अमरहा मुस्कुरा दी, जिस पर वो और खफा सा हुआ। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि तुम्हारे बालों से ज्यादा मुझे तुम्हारी आंखों की फिक्र है। मैं अपनी फिक्र करने के लिए खुद ही काफी हूँ। जानती हूँ तुम्हें खुद पर नाज है। अमरहा इसकी तेज आवाज से घबरा गई, लेकिन कहे बगैर रह न सकी क्योंकि वो बात को तूल देना चाहती थी। हाँ, इतना तो जरूर है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। अमरहा की आंखों में ठहरे हुए अंदाज में देखकर इसने कहा। अमरहा के कानों में साएं साएं होने लगी। जब तुम मशरिक का सफर करोगे तो तुम पर बहुत से राज खुलेंगे। मुझे ऐसे खित्ते की तरफ सफर नहीं करना जहाँ राजों और रिवायतों का एहतराम इंसानों से बढ़कर किया जाता है। अमरहा लाजवाब हो गई। वो आगे बढ़ गया और वो इसकी पुश्त से चिल्लाई, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम जरूर पछताओगे। तुम्हें घोड़े पर बैठने में मेरी मदद कर देनी चाहिए थी। अमरहा झील में नजर आते इसके अक्स को देखती रही। झील खूबसूरत थी, इस पर तना आसमान या इसमें झिलमिलाता इसका अक्स। इसकी नजरों ने इसके अक्स के हक में फैसला दिया। पुल पर से गुजरते आलियान ने बराए नाम गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा और ऐसा करने पर इसे अफसोस हुआ क्योंकि इसने खुद के साथ किए अहद को तोड़ दिया था। अमरहा इसे जाते हुए देख रही थी। एक पुल इनके दरमियान भी था, वो इस और उस तरफ थे। अब वो जहाँ हुआ करती है वो वहाँ से चला जाया करता है। इसने खुद को इतना बदल लिया है और इसे इस पर अफसोस भी नहीं। अमरहा ने अपना दुपट्टा संभाला और इसकी तरफ आने लगी, जहाँ वो शख्स खड़ा होगा जो आज एहतमाम से तैयार होकर आना भूल गया था और जिसने टाई बांधने का तरद्दुद भी नहीं किया था, जिसे तकरीब में आने की जल्दी नहीं रही होगी और कान में सरगोशी करने की भी। मुझे बताया जाए, क्या दुल्हन सिर्फ सफेद लिबास वाली है? अच्छा, और सफेद दुपट्टे वाली? शार्लेट की शहबालियां इस बार सिर्फ दो थी, शार्लेट की दोस्त और वीरा। अमरहा को कहा गया था लेकिन इसने और साधना ने इनकार कर दिया। जॉर्डन के खानदान की नाजुक मिजाजी ने इन्हें बरहम कर दिया था। इन्हें इन सब की नजरों में आने की ख्वाहिश नहीं थी।
शार्लेट दुल्हन बनकर आई तो अमरहा ने देखा कि दुल्हन के बाद सब ने जिस चेहरे को देर तक देखा वो वीरा का था। इसने हल्का अरगवानी ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहन रखा था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, अगर ब्लैक आउट कर दिनों में इसे किसी इमारत की चोटी पर बिठा दिया जाता तो वो अपने आधे शहर को हुस्न की चकाचौंध से मुनव्वर कर देती। वीरा ने इतनी खूबसूरती का क्या करना है? अमरहा ने देखा कि दूर खड़े आलियान ने भी वीरा को देखा तो अमरहा ये सोचे बिना न रह सकी। अगर वीरा सहरा गोभी का सफर इख्तियार कर ले और सहरा में भटक जाए और प्यासी अमरहा इसे यह बद्दुआ दिए बगैर नहीं रह सकी। वो ये करने पर मजबूर थी। दो खानदान एक जगह मौजूद होकर भी कैसे अलग अलग रहते हैं, ये शार्लेट और जॉर्डन की शादी में देखा जा सकता था। तनाव मौजूद था और खुशी के बजाय घबराहट हो रही थी। वो सब आपस में धीमी धीमी आवाज़ों में बातें कर रहे थे कि कहीं इनकी मुस्कुराहटों का गलत मतलब न निकाल लिया जाए। इनके बेशकीमत लिबास, जेवरात, इनकी हाथों की हरकत, इनके लबों का वाह होना कुछ ऐसा था कि सांस घुटने लगता। वो एक शादी में शरीक होने से ज्यादा किसी नीलामी में शरीक हुए लगते थे जहां वो अपने रुतबे की बोली सुनने आए हों। शादी की रस्म शुरू हो गई और जब अंगूठी पहनाने की बारी आई और दुल्हा ने अपने शहबाले की तरफ हाथ बढ़ाया कि अंगूठी इसे दी जाए तो शहबाले ने अपनी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। अंगूठी तो नहीं है, राफेल ने हाथ उठा दिए। तुम देखो शायद तुम्हारे पास हो, इसने दूसरे शहबाले से कहा। इसने भी अपनी जेबें टटोली और हाथ उठा दिए। मेरे पास नहीं है। दोनों ने यह हरकत करते काफी वक्त लिया था। पादरी बेजारी से इन्हें देख रहे थे। तुम देखो शायद तुम्हारे पास हो, दूसरे शहबाले ने तीसरे शहबाले से कहा। तीसरे ने भी खुद को टटोला और इस बार जॉर्डन के अंकल से कहा, आपके पास तो नहीं अंकल? मेरे पास भी नहीं है। अंकल ने भी अपना कोट खंगाला और साथ बैठी आंटी जूलिया से यही कहा। आंटी जूलिया ने अपना पाउच और हाथों की अंगूठियां देखी और अगली खातून से कहा, आपके पास हो शायद? अगली खातून ने भी कमोबेश यही किया और अपने से अगले की तरफ इशारा कर दिया। आगे से आगे कतार दर कतार वो अपने से आगे बैठने वाले को इशारा करने लगे। पादरी साहब हद से ज्यादा बेजार हो चुके थे। दुल्हन रो देने को हो गई। लेडी मेहर अपनी नम आंखें छुपा रही थी। ये लोग वाकई शार्लेट को पसंद नहीं करते। आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। इनकी तलाशियां ही खत्म होने में नहीं आ रही थी और फिर आखिरकार जब इनके एक एक बूढ़े, औरत, मर्द, लड़की, लड़के और बच्चे ने खुद को खंगाल डाला और कोई एक भी नहीं बचा तो वो, अंगूठी नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। वो यक आवाज चिल्लाए। सुकूत छा गया। तनाव और बोझलपन और बढ़ गया। शाबाले राफेल ने छींक मारी। अंगूठी इसके मुंह से निकलकर बाहर गिरी। इसे उठाकर इसने दुल्हा को दी। शादी की रस्म हो गई। लेडी मेहर के चेहरे के सारे रंग उड़ते ही रहे। शादी में हंसी मजाक, शरारत मामूल का हिस्सा है, लेकिन इस शरारत पर हद तक गालिब थी। इन्हें शार्लेट के साथ ये सलूक पसंद नहीं आया। आलियान इन्हें लेकर जरा दूर चला गया और जब वापस लाया तो वो मुस्कुरा रही थी। रात की तकरीब किले के अंदर वसी हाल में थी, जिसे सफेद और बनफशी रंगों के खूबसूरत इम्तजाज से ख्वाबनाक बनाया गया था, जैसे किसी कदीम शहजादी की खुशियों के जाम लहराए जा रहे हों। कारल और आलियान शादी की तकरीब के दौरान से ही गायब थे। इसे इन दोनों के गायब होने की समझ नहीं आई, बल्कि कारल तो ऐसे तैयार होकर आया था जैसे इसकी शादी हो। अमरहा को कारल के जाने की खुशी थी। इसने साधना और एनोन के साथ इंग्लिश तर्ज पर गोल गोल घूमने की कोशिश भी की थी। अभी केक नहीं काटा गया था। शार्लेट काफी मुरझाई हुई सी लग रही थी। बहरहाल केक की ट्रॉली लाई गई। इससे पहले कि वो दोनों केक काटते, हॉल का दरवाजा दहशतनाक अंदाज से खुला और एक पागल दीवाना शख्स शार्लेट की तरफ आया, जिसे देखते ही शार्लेट ने चीख मार दी और इतनी शिद्दत से मारी कि हॉल का माहौल जामद हो गया और सब इसे देखने लगे। और ठीक इसी दौरान इस पागल ने सर से हाथ ऊपर उठाकर पिस्टल से फायर किया। फ्रीज! किसी ने बाल बराबर भी जुम्बिश की तो मैं इसे गोली से मार दूंगा। फायर की आवाज से सहम कर चीखों से गूंजता हाल सन्नाटे से भर गया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो शार्लेट? वो चिल्लाया और पिस्टल का रुख जॉर्डन की तरफ कर दिया। तुम शादी कर रही हो? तुम शार्लेट, तुम? ये सब? शार्लेट बुरी तरह सहम गई और जॉर्डन तो था ही एक्टर। वो ऐसे सहमा कि जरा दूर खड़ी इसकी माँ से दिल का दौरा चंद इंच के फासले से गुजरा। ये पागल खाने से कैसे भागा?
हॉल में से किसी की आवाज उभरी और वो खुद भी। वो साई था जो इस पागल की तरफ बढ़ रहा था। अपनी जगह पर वापस चले जाओ वरना मुझे अपने इस हाथ की उंगली को जहमत देनी पड़ेगी। इसने शर्ट के अंदर से दूसरा पिस्टल वाला हाथ निकाल कर और इसकी तरफ तान कर कहा। पहला पिस्टल बदस्तूर जॉर्डन पर तना था। चले जाओ यहाँ से मैक। साई करीब जाते चिल्लाया। अमरहा ने हैरत से साई को देखा। भला इसका क्या काम? यह तो शार्लेट को जानता भी नहीं था और इस पागल ने अपनी उंगली को जहमत दे दी और फायर कर दिया। गोली साई के बाजू में लगी और खून की धार इसके बदन से फूटी और वो वहीं गिर गया। साई! अमरहा ने चीख मारी और इसकी तरफ लपकने लगी कि वीरा ने इसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। हमेशा गड़बड़ करती हो, बैठ जाओ वरना तुम्हें तो कोई शौक से गोली मार देगा। वीरा ने एक हाथ इसके कमर में दिया और एक हाथ इसके मुंह पर रखा और इसके कान में कहा, मैंने कहा ना कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वो हलक के बल धाड़ा। इसका हुलिया ही ऐसा था। हॉल में सब दुबक गए, सुकूत छा गया। जरा दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें आने लगी और पुलिस के भी, यानी इनके बचाव के लिए लोग आ रहे थे। जल्दी ही शार्लेट के साबका पागल आशिक को पकड़ कर ले जाएंगे। तुम तो मुझसे प्यार करती थी शार्लेट, और शादी वो किससे कर रही हो? पिस्टल का रुख जॉर्डन की तरफ करके वो उछल उछल कर चिल्लाया, इतनी ऊंची आवाज में कि इनके कानों के पर्दे हिल गए और खौफ से आंखें बंद कर लेने को जी चाहा। साई! अमरहा इस दौरान सिसक रही थी। मेरी जगह तुम किसी और को ले आई, इसने कहा लगाया। ठीक है, मैं अपनी जगह खाली करवा लेता हूँ। इसने जॉर्डन की कनपट्टी पर पिस्टल रखी। जॉर्डन की मामा और चंद दीगर खवातीन की चीखें निकल गईं, जिसके जवाब में इस पागल ने पिस्टल का रुख इनकी तरफ करके हवाई फायर कर दिया। कोई आवाज नहीं, वही इनकी आवाजें बंद बल्कि गुम सी हो गई। चलो शार्लेट मेरे साथ। मेरी शादी हो चुकी है मैक। जॉर्डन मेरा शौहर है। जॉर्डन तुम्हारा शौहर था, ये अभी मुर्दा होने जा रहा है। इसने था को लंबा खींच कर कहा, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारे जैसे पागल इंसान के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। साइको, नफरत है मुझे तुमसे। मुझे इससे नफरत है। मैं एक और मिनट इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। हॉल के अंदर भागते हुए 3-4 लोग आए। हुलिये से वो अस्पताल के मुलाजिम लगते थे और पागलों का पागल नजर आता डॉक्टर, जिसकी आंखों पर बहुत बड़ा चश्मा था। मैक, छोड़ दो इसे, हमारे साथ वापस चलो। डॉक्टर जरा दूर से महतात अंदाज में चिल्लाया। हॉल वालों की नजरें अब डॉक्टर पर थी। मुझे पागल समझा है क्या? इसने जनूनी कहकहा लगाया और पिस्टल का रुख डॉक्टर की तरफ कर दिया। हिसाब किताब तो तुमसे भी बाकी है मेरे। तुम ये नहीं कर सकते। मैक यानी पागल को और भड़काया। मैं ये जरूर करूंगा। उछल उछल कर वो चिल्लाने लगा। इसे देख देख कर खौफ और बढ़ने लगा और इस वक्त खौफ से दम ही निकल गया जब डॉक्टर ने उछलते मैक को गाफिल समझकर इस पर काबू पाने के लिए एकदम से हमला कर दिया। हमले की सूरत 2 फायर फौरी हुए। हॉल खवातीन की चीखों से गूंज उठा, जिनमें सबसे नुमाया चीख जॉर्डन की मामा की थी। फायर के साथ ही हॉल की लाइट्स बुझ गईं। लोगों के उठने, गिरने, भागने की आवाजें भी आईं और जॉर्डन के कराहने और मामा जॉर्डन के चिल्लाने की भी। 1 मिनट से भी कम वक्त में ये हुआ। इतनी चीखों पुकार पर भी लाइट्स ऑन ना की गई, और जब लाइट्स ऑन की गई तो केक के पास ना मुर्दा दुल्हा था ना दुल्हन, और इसका पागल खाने से भागा बॉयफ्रेंड, और ना ही इस पागल का डॉक्टर। वो सब गायब थे। वो सब कहाँ थे? हॉल में नजरें गर्दिश कर रही थी। हॉल में ऑर्केस्ट्रा ने धुन छेड़ी और ऊंचे छत तले बने वसी गोल दायरे नुमा अंधेरे डांस फ्लोर पर स्पॉट लाइट रोशन हुई और रोशनी चलते चलते एक जगह पर आकर रुक गई, दुल्हा और दुल्हन पर। जॉर्डन ने हाथ ऊपर उठाया, जिसे थाम कर दुल्हन गोल गोल घूमने लगी। दूसरी स्पॉट लाइट चलती 2 और लोगों पर आकर रुकी, पागल कारल और डॉक्टर आलियान पर। उन्होंने सर को झुकाकर दाद लेनी चाहिए और दुल्हा दुल्हन की नकल उतारते गोल गोल घूमने लगे। रुके हुए सांस तनफ्फुर से बहाल किए गए। इन्हें गुमान तक नहीं हुआ था कि ये क्या हो रहा है। दुल्हन वालों और दुल्हा के सिर्फ मर्दों ने खड़े होकर तालियां बजा बजा कर हॉल सर पर उठा लिया। कारल और आलियान के वेडिंग प्रैंक ने मैदान मार लिया था, कुछ को तो मार ही डाला था। अमरहा भी खड़े होकर तालियां बजा रही थी। आज इसे कारल भी अच्छा लग रहा था। वीरा ने इसके कान में सब बता दिया था। सिर्फ चंद घंटों में सब प्लान किया गया था। शार्लेट और जॉर्डन भी इनके साथ थे। कारल और आलियान का गेटअप ऐसा था कि अमरहा ने बहुत देर में इन्हें पहचाना। इनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। पागलों से बढ़कर कारल पागल लग रहा था।
तो इसलिए हर 4 में से तीसरे को कारल होना चाहिए, हर 3 में से दूसरे को, और हर 2 में से एक पहले में थोड़ा कारल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अच्छा लगा अमरहा ने मेरे लिए इतनी दर्दनाक चीख मारी। मुझे तो ये लगने लगा कि ये प्रैंक उल्टा हमारे गले ही न पड़ जाए। ख़वातीन की चीखों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं देख रहा हूँ बात बदलने में तुम काफ़ी माहिर हो चुके हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि मुझे बात बदलनी पड़े या जिसका मैं जवाब देना ना चाहूँ। आलियान, मैं अच्छा बुरा सब सुनता हूँ, लेकिन सिर्फ वो कहने की कोशिश करता हूँ जो ठीक हो। मेरी बात गौर से सुनो आलियान। अगर मेरी जगह गोली तुम्हें लगती तो तुम देखते कि हॉल अमरहा की चीखों से गूंज उठता, और तुम ये भी देखते कि ये तुम्हारा वहम है। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, ना ही पालनी है। तुम साई पर वहम का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन अब मैं इससे आगे निकल आया हूँ। पलट कर देखो किसे पीछे छोड़ आए हो, और याद रखना हमें सिर्फ गुमान ही होता है कि हम आगे बढ़ आए हैं, सिर्फ गुमान। मैं चाहता हूँ इस गुमान के गलत साबित होने से पहले तुम खुद ही इसे गलत साबित कर दो। साई, हम खुद को कितनी भी बुलंदी पर खड़ा कर लें, कुछ लोगों के लिए हम हमेशा पस्तियों के पास रहते हैं। इनके देखे स्याह दायरे जो हमारे गिर्द खींच दिए जाते हैं, हमें नजर आए न आए, इन लोगों की नजरों से ओझल नहीं होते। मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा तुमसे। तुम में ये खूबी है साई कि तुम हर बात को जल्द समझ जाते हो। आलियान, मैं बात को नहीं, जिस हालत में बात की जाती है बस इसे समझ जाता हूँ, और तुमसे भी यही कहूँगा, इस हालत को समझने की कोशिश किया करो जिसमें नापसंदीदा बातें की जाती हैं। मेरा ख्याल है हमें सब छोड़ देना चाहिए और पुरसुकून हो जाना चाहिए। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे कि मैं कोई और बात करूं? साई ने ठंडा सांस लिया। तुम चाहते हो तो ठीक है, करो कोई और बात। क्या तुमने कभी किसी का इंतज़ार किया है कि वो तुम्हारे पास आए और तुम इसे सुनो? बहुत से हैं और इनमें से एक कारल है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। हाँ, वो कभी नहीं आएगा। वो खुद पर यह नौबत कभी नहीं लाएगा। जानते हो, वो अपना इतना बड़ा मद्दाह है कि अपने कमरे में लगे शैतान के पोस्टर के पास खड़े होकर कह रहा था, कारल के बाद मैं तुम्हारी जहानत का मद्दाह हूँ। शैतान कहता होगा, खुद से पहले मैं तुम्हारी मद्दाह हूँ जनाब कारल। कहकर वो साई और आलियान देर तक बच्चों की तरह हंसते रहे। जनाब कारल कहीं और दिल ही दिल में कह कहे लगा रहे थे, एम तुम बैठे बैठे इतनी मोटी कैसे हो गई? एकदम से इसे साइकिल वजनी लगने लगी थी। मोटी नहीं, मोटा। नीली आंखें मटका कर वो मुस्कुराया। अपने खदशे के सच होने के खौफ से इसने गर्दन मोड़ कर देखा। इसके पीछे कारल बैठा था और एम जरा दूर खड़ी दांत निकाल रही थी। क्या हुआ, चलाओ ना साइकिल। खड़े होकर इसने साइकिल को झटका दिया कि वो गिर जाए। भला वो कोई आलियान था जो झट से गिर जाता? वो आराम से उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम मुझे अपने साइकिल पर बिठा लो तो मैं इस वक्त तक बैठा रह सकता हूँ जब तक पाकिस्तान ना आ जाए, हत्ता कि चांद तक ले जाना चाहो तो भी। मैं तुम्हें इस वक्त तक जरूर बिठाए रख सकती हूँ जब तक जहन्नुम ना आ जाए। ठीक है, अपने ठिकाने तक ले चलो, आगे जन्नत तक मैं पैदल चला जाऊंगा। अमरहा पैदल ही साइकिल लेकर आगे आगे चलने लगी। इसके होते हुए वो साइकिल चलाने की गलती नहीं करना चाहती थी कि इसे ऐसे गिरा दे कि वो बिस्तर ही से ना उठ पाए। मैं देख रहा हूँ कि तुम साइकिल अच्छी चला लेती हो, एक रेस हो जाए। अमरहा को इसकी बात पर हंसी आई, लेकिन वो हंसी नहीं, संजीदगी से आगे आगे चलती रही। वो साथ आने से बाज न रहा। तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो, चलो मैं तुम्हारी इस हरकत को नज़रअंदाज करता हूँ। सुनो, चंद सालों बाद जब मैं मेयर बन जाऊंगा और बहुत जल्द वजीर आजम, तो मेरा इरादा तीसरी आलमी जंग शुरू करवाने का है, ताकि तुम जैसे बेकार और डरपोक लोग खत्म हो जाएं। तुम समझ ही रही होगी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझ जैसी आलमी शख्सियत जिस पर कई हजार किताबें लिखी जा रही होंगी और जो कई मुल्कों की पुलिस और फौज को मतलूब होगा। अमरहा ने मासूमियत से इसकी बात मुकम्मल की। तुम्हें मुझे टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ करता हूँ। तुम मुझ जैसे अजीम हस्ती से हार जाना भी बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र होगा। यूनी में इस फ़ख्र को हासिल करने का एजाज़ तुम किसी और को क्यों नहीं दे देते? मैं अपने मुकाबले पर आम लोगों को नहीं लाता। इस पर खुश हो जाओ कि तुम खास हो। तुम और आलियान एक रेस क्यों नहीं लगाते? मैं आलियान पर बैट लगाना चाहती हूँ। तुम आलियान की सपोर्टर हो। आई सी, बिल्कुल, अभी भी, हमेशा रहूंगी। बेचारा आलियान, दी ग्रेट आलियान। इसने गर्दन को फख्र से उठाकर कहा कि कारल इसे देखता ही रह गया। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इससे हसद रखता हूँ, ना इसे हराने की ख्वाहिश।
میں اسے کئی بار ہرا چکا ہوں. اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تم دونوں کی دوستی کروا سکتا ہوں. یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تمہیں میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے. اس سے دوستی کے لیے مجھے تم سے مدد نہیں لینی چاہیے. یہ میرے دماغ کے بائیں حصے کا مشورہ ہے. مجھے اس بائیں حصے کے مشورے پر شک نہیں کرنا چاہیے. ریس تو ہوگی امرہ، ورنہ تمہاری بہت بےزتی ہوگی. دیکھتے رہو خواب. وہ سائیکل لیے چلی گئی. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے. تب تک کے لیے ناول ایڈمائررز کو دے اجازت. اللہ حافظ.